हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे कलन विधि से गति का समीकरण प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, हमने पहली वीडियो में ग्राफीय विधि से गति के समीकरण पढ़ लिए हैं। आज हम कलन विधि से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में सीख लीजिए। कलन कैसे करते हैं, देखिए d/dx ऑफ x की पावर n। ठीक है बच्चों, x की पावर n का अवकलन क्या होता है। देखिए n ये जो पावर है ये शुरू में आ जाती है और x की पावर n-1। ठीक है बच्चों, तो ये जब कभी भी आप x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन करोगे तो क्या होगा, बराबर n इंटू एक्स की पावर n-1। यानी कि ये जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी और इसमें से एक कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल अगर हम कहें d/dx ऑफ x की पावर 5 है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू एक्स की पावर 5-1। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो ये इसका अवकलन हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब यदि कोई संख्या कांस्टेंट है d/dx ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट नंबर ले, C4 मतलब कांस्टेंट, तो उसका अवकलन हमेशा 0 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है बच्चों। अब देखिए, अब समाकलन की बात करते हैं। ठीक है, ये तो आपका अवकलन के लिए है। किसके लिए है बच्चों, अवकलन के लिए। अब देखिए, अगर समाकलन करना हो आपको, देखिए समाकलन, तो समाकलन के लिए क्या होता है बच्चों, समाकलन के लिए इंटीग्रेशन, ये तो उसका चिन्ह होता है भाई समाकलन का, x की पावर n इंटू dx, तो उसका समाकलन हो जाता है x की पावर n+1। इसमें पावर जुड़ती है भाई और अवकलन में पावर घटती है। ठीक है बच्चों, तो बटे n+1 प्लस c, तो ये इसका अवकलन होता है बच्चों, समाकलन होता है। ठीक है, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। ठीक है बच्चों, अब देखिए, यदि आपके पास यहाँ पे dx आ जाए, ठीक है, जिस पर d लगा होता है बच्चों वो वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर इसकी गुणा में कुछ है, वो है 1, तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा। आप इसे यूं भी तो लिख सकते हो, यदि मैं इसे ऐसे लिख लूं x की पावर 0 इंटू dx। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1 का समाकलन कैसे निकालते हैं, तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, x की पावर 0 का मान क्या होगा 1, तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसका समाकलन देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x की पावर 0+1 बटे 0+1 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब हम इसकी कलन विधि से समीकरणों को पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, जो अब देखिए आप, पहला क्वेश्चन आपके पास है कलन विधि से, ठीक है भाई, कलन विधि से गति का समीकरण प्राप्त करना। तो देखिए बच्चों, प्रथम समीकरण, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, यह त्वरण a से गतिशील है। ठीक है बच्चों, यह त्वरण a से गतिशील है, अतः कलन की परिभाषा के अनुसार a बराबर dv/dt। ठीक है बच्चों, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, a बराबर dv/dt आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, dt की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, a इंटू dt इक्वल टू dv। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। देखिए आपके पास ये आ गया dv, आप dv को इधर ले आइए और a dt को इधर लेते जाइए। ठीक है, अब दोनों ओर का समाकलन करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों ओर का समाकलन करने पर, तो देखिए बच्चों, जैसे ही करेंगे तो लिमिट ले लेंगे u से v तक, क्योंकि आपका जो कण का जो पहला प्रारंभिक वेग था वो था स्मॉल u और जो अंतिम वेग है आपका स्मॉल v, तो dv बराबर a dt। ठीक है, आपके पास जब समय था वो था प्रारंभिक समय 0 और अंतिम समय t, a dt। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो dv के रेस्पेक्ट में 1 का समाकलन क्या आ जाएगा, v। जैसे x का 1 का x के सापेक्ष समाकलन कितना आया था, x, तो इसी प्रकार v का v आ जाएगा। लिमिट रहेगी u से लेके v तक, बराबर a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, तो 1 का t के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, t, तो 0 से लेके t तक लिमिट रहेगी। अब देखिए, अब लिमिट रख देंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों,
अपर लिमिट v की जगह v माइनस आता है बीच में लोअर लिमिट u, तो u बराबर a जू का तो भाई अपर लिमिट t की जगह t माइनस फिर लोअर लिमिट 0। तो ये तरीका होता है लिमिट रखने का। अब देखिए v माइनस यू जू का तो बराबर at आ जाएगा। अब v बराबर u को उधर लेते जाएंगे u प्लस at। अब आगे देखिए यही गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है बच्चों, यही गति का प्रथम समीकरण है। अब द्वितीय समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय समीकरण, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, यह त्वरण a से गतिशील है। माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है, यह त्वरण a से गतिशील है। तब वेग बराबर क्या होता है भाई, विस्थापन बटे समांतराल, ठीक है, यानी कि v बराबर ds अपॉन dt, ठीक है बच्चों। अब dt की मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, v में, तो ये हो जाएगा v dt बराबर ds, ठीक है भाई। अब ds बराबर क्या आ जाएगा, v dt, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए v बराबर आपके पास क्या होता है, गति की प्रथम समीकरण से v बराबर होता है आपके पास u प्लस at, ठीक है बच्चों। तो अब ds बराबर v की वैल्यू आपने u प्लस at रख दी dt, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे dt की, ठीक है बच्चों। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो देखिए आगे आप लोग, तो ds बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ds बराबर u प्लस at dt, दोनों ओर का समाकलन करने पर तो आपका जो विस्थापन शुरू में रहा होगा वो 0 से लेके s तक ds बराबर 0 से लेके t तक u प्लस at इंटू dt जू का तू, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जू का तू लेके चलेंगे अभी। अब यहाँ पे क्या किया हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर दी 0 से t u dt, ठीक है बच्चों, प्लस at जू का तू और लिमिट रहेगी 0 से लेके t तक, ठीक है बच्चों, at dt। अब ये जू का तू u बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और 1 का t के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे 1 बचा, फिर प्लस ये a बाहर आ गया, यहाँ पे t बचा, ठीक है बच्चों, t बचेगा। अब यहाँ पे 1 का s के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, s लिमिट 0 से s तक बराबर u अब 1 का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, समाकलन t हो जाएगा, लिमिट रहेगी 0 से लेके t तक, प्लस a जू का तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए t की पावर 1 है और x की पावर n का जैसे हमें बताया था n+1 बटे n+1, तो यहाँ t की पावर 1 है तो t की पावर 1 का क्या हो जाएगा 1+1, यानी कि t की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट रहेगी 0 से लेके t तक, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ s माइनस 0 यानी कि s आ जाएगा बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s बचेगा भाई। अब ut कैसे बचा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 t आएगा यानी कि ut प्लस a जू का तो भाई, ठीक है, ये 1/2 पहले लिख लिया a t स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आप लिमिट रख सकते हो, देखिए t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर रखोगे तो t स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो ये आपके पास गति की क्या आ जाएगी भाई, यही गति का द्वितीय समीकरण है, ठीक है बच्चों। अब देखिए तृतीय समीकरण, ठीक है बच्चों, गति का तृतीय समीकरण, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, इसका त्वरण a है, t समय बाद इसका वेग v हो जाता है, तब त्वरण a बराबर, ठीक है भाई, कैलकुलस के अनुसार त्वरण a बराबर dv अपॉन dt, ठीक है भाई। त्वरण बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे या ऐसे ही रख लो अभी, a बराबर इसको क्या करेंगे यहाँ पे dv अपॉन dt, अब ds अपॉन ds, ठीक है बच्चों, ये ds अपॉन ds लिख दिया हमने। क्या किया अब देखिए a बराबर ds बटे dt और देखिए dv अपॉन ds, ठीक है बच्चों, dv अपॉन ds। अब देखिए यहाँ पे ds अपॉन dt किसके बराबर होता है बच्चों, v के बराबर, क्या होता है, वेग आपका, विस्थापन बटे समांतराल, तो क्या होता है बच्चों, वेग a बराबर v, इसकी जगह v रख दिया हमने, v जू का तो dv अपॉन ds v जू का तो, ठीक है भाई। अब a ds की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, ठीक, देखिए a इस ds की मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या आ जाएगा a ds इंटू v dv, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए आप लोग,
अब ये ए डी एस इक्वल टू वी डी वी आपके पास आ गया। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे भाई, देखिए ए डी एस बराबर वी डी वी समाकलन करने पर तो 0 से लेके एस तक, ठीक है बच्चों। ए डी एस बराबर u से लेके लिमिट कहां तक रहेगी, v तक। क्यों रहेगी, क्योंकि प्रारंभिक वेग आपके पास कितना है u और अंतिम वेग आपके पास क्या है v, तो v dv। अब a जो का तो भाई यहाँ 1 बचा, तो 1 का समाकलन क्या, 1 का समाकलन s के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा s, तो 0 से s रहेगी लिमिट बराबर v²/2 लिमिट क्या रहेगी u से लेके v तक, ठीक है बच्चों। तो a इंटू एस माइनस 0 बराबर यहाँ पे आप v²/2 माइनस के u² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी है आपने, ठीक है बच्चों। तो ये लोअर लिमिट रखने का तरीका होता है। अब देखिए ए एस, इस यहां से 2 कॉमन लेकर के इसकी मल्टीप्लाई आपने यहां कर दी तो हो जाएगा 2as बराबर v² माइनस u²। तो v² जो का तो u² को इधर ले आएंगे, तो v² बराबर क्या हो जाएगा u² प्लस के 2as, ठीक है भाई। यही गति का तृतीय समीकरण है, ठीक है बच्चों, यही गति का तृतीय समीकरण है। तो बच्चों आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी चैनल का लाभ उठा सके, ठीक है बच्चों। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत, नेक्स्ट है आपके पास हेडिंग गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति के समीकरण, ठीक है भाई। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति के समीकरण, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गतिशील है तो a को g रखेंगे, s को h रखेंगे, ठीक है भाई। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है आपके पास, v इक्वल टू यू प्लस, वहां पे लिखते थे a, अब क्या लिखेंगे जी टी, और h इक्वल टू यहाँ पे s होता था, s की जगह क्या रख दिया h, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब तीसरी समीकरण v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, तो ये बन जाएगी, ठीक है। कब, जब आप गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति की समीकरण निकालोगे तो ये होंगी, ठीक है भाई, गति की समीकरण। अब सेकंड, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गतिशील हो तब क्या होगा भाई, a इक्वल टू आप रख दोगे माइनस जी और s इक्वल टू h, ठीक है भाई। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है बच्चों, यहां माइनस आ गया देखिए, और h बराबर यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब v² तृतीय समीकरण क्या बनेगी, v² इक्वल टू u² माइनस के 2gh, जी की जगह क्या रख दिया आपने माइनस के g, ठीक है भाई। यहाँ a होता था पहले, ठीक है, अब आप गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत निकाल रहे हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों आज हम इतना ही रखेंगे, आशा करते हैं आप सभी की समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।